Hello everyone, welcome back to my another video. I am Kapil Manchandani and today I am going to tell you about how to swap values without using third variable. तो आज हम लोगों को सीखना है कि बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए केवल अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द सिनेरियो इज दैट फॉर एग्जांपल वी हैव अ इंटीजर a is equals to 10 value and b is equals to 20 value. Now, after swapping, we want here a is equals to 20 value and b is equals to 10 value. ठीक है. तो दिस इज अ सिनेरियो, ये सिनेरियो है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं. ठीक. करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं पहले आपको जनरल स्टेप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग. यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. जैसे ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई. अब हम ऐसा क्या करें कि ए की वैल्यू को 20 बना दें और बी की वैल्यू को 10 बना दें. हमारे पास कोई थर्ड वेरिएबल तो है नहीं. तो जावा ये कहता है कि आप सेम वेरिएबल को यूज करके भी उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ तो क्या होगा. इन केस अगर मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, दिस इज अ स्टेप नंबर 1. तो अब क्या होगा हमारे पास. 10 + 20, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30. ठीक है. आफ्टर दिस सिचुएशन आई हैव अ वैल्यू ए इज इक्वल टू 30. तो मान लेते हैं कि भाई मेरे पास अब जो वैल्यू बन गई है आफ्टर फर्स्ट स्टेप, ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 20. ठीक है. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई है. सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि अगर हम बी की वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं या बी की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो इस स्टेज में क्या होगा. वी हैव अ वैल्यू 30 -20. ओके. या हम कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि अगर अभी हम इस सिचुएशन पे काम करेंगे हमारे पास 10 ही निकल के आ रहा है तो बी के पास ऑलरेडी 10 है. ये बी के पास 20 था, ऊपर देखो बी के पास आपके पास 20 था. तो अगर ये स्टेप हम यूज करेंगे तो हमारे पास बी के पास 10 आ जाएगा. मतलब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि बी की वैल्यू को 10 चाहिए था, वो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप निकाल दिया है. सो दिस इज अ स्टेप्स. तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर कि हम ए की वैल्यू को पहले ऐड करेंगे, फिर ए की वैल्यू के साथ बी की वैल्यू को माइनस करेंगे, देन जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हम बी के अंदर स्टोर कर देंगे. तो बी इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ चुका है. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 पे अगर आप जाते हो सो आपके पास बी की वैल्यू निकल आएगी. तो बी की वैल्यू जब निकल आएगी तो अब आपके पास फाइनल आउटपुट हो गया ए इज इक्वल टू 30 कॉमा बी इज इक्वल टू 10. तो एक वैल्यू तो स्वैप हो गई. दूसरी वैल्यू स्टेप 3 में हम लोग स्वैप करा के देख लेते हैं. स्टेप 3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे. ए इज इक्वल टू ए माइनस बी कर देते हैं. ए इज इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है. तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, बी की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गई 10. तो टोटल आउटपुट हमारे पास क्या आ गया ए इज इक्वल टू 20. तो यही चाहिए था. ए की वैल्यू 20 चाहिए थी. सो यू कैन सी हियर ए की वैल्यू 20 चाहिए थी. सो आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस स्टेप नंबर 3. बी की वैल्यू 20 चाहिए थी. सो आई एम गेटिंग स्टेप नंबर 2. ठीक है. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम लोग ये पूरा काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट इज मैं यहाँ पे कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर दूंगा. सो इंटरव्यू क्वेश्चन QA4. So today is a session number 4. So I'm going to create a package. Package is QA4. Okay. Okay. So Q is a small letter, QA4. And going to create a one class. The class name is swap third variable.
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन फिनिश। ठीक है, ये हो गया। देन इंटीजर a is equals to what we have 10 and b is equals to 20. So we have a two values here. Okay, so SYSO, I'm writing one statement here before swap. ठीक है, स्वैपिंग करने से पहले SYSO A and SYSO B। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं अभी रन कराऊंगा तो ये आ रहा है बिफोर स्वैप, स्वैप करने से पहले 10 और 20, बट ये नहीं समझ में आ रहा ए की वैल्यू कौन सी है और बी की वैल्यू कौन सी है। सो अगर आप यहाँ पर ए और बी भी लिखना चाहते हैं, सो इन साइड द डबल कोड आप लिख सकते हैं ए, फिर प्लस कर सकते हैं। अगर इज इक्वस टू लगाना चाहते हैं तो इक्वस टू भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है ए इज इक्वस टू, तो दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ये जो डेटा आपने लिखा है, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, ये स्ट्रिंग में आपने लिखा है इनसाइड द डबल कोड। तो स्ट्रिंग ये कहता है कि जैसा आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, हम एज इट इज प्रिंट करा देंगे। तो ये जो मेमोरी है ना, उसमें ये डेटा जो आप लिख रहे हो दिस इज अ स्टैटिक डेटा, ये आप फिक्स कर दे रहे हो यहाँ पर। सेम यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे। तो अब जब आप इसको जब रन करोगे ना, सो यू कैन सी ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। तो आपको क्लियर हो रहा है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ कोड्स लिखने होते हैं, जब प्रॉपर डेवलपमेंट में आप जाते हो, तो आपको वहां पे ये लिख के दिखाना पड़ता है कि भाई मैंने इस कंडीशन पे ये वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो उसमें लिखना भी हमको जरूरी होता है। कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ही आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो डबल कोट्स में आप जैसा लिखोगे ना, एज इट इज आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करते हो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखते। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली मैंने भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें की हुई हैं जब मैं बिगनर था। सो इंटीजर ए या स्ट्रिंग नेम करके कुछ लिखा और मुझे नीचे प्रिंट कराना है, और फिर मैंने क्या किया, इसको डबल कोट्स में डाल दिया। अब जब मैं इसको आउटपुट देखना चाहूंगा तो मुझे ए इज इक्वल टू 10 दिखेगा ही नहीं, ए इज इक्वल टू ए शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डिफाइन की है वैल्यू, ए की मेमोरी में जो वैल्यू डिफाइन की है, वो मैंने एक्सेस करने की कोशिश नहीं की। मैंने क्या किया, एक अलग से स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया। मैंने कहा इसको डिस्प्ले करा रहा हूं। सो वो कभी मेमोरी मैच करेगा ही नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसमें वैल्यू आपने ऐड कर दी है, वैल्यू आपने इनिशियलाइज की हुई है, सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब हम लोग इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की बात करते हैं, सो देखो क्या होता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू वी हैव अ इनिशियलाइजेशन, कि आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो। ये ZATION है। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, आपने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे तो आपको येलो कलर का सिंबल यहाँ पे शो होने लगता है। कहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि ये देखो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, उसमें इक्वस टू के बाद कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो ना, सो दिस इज कॉल्ड अ इनिशियलाइजेशन। और अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है कि इंटीजर सी ही होगा इसका आउटपुट, तो जो इंटीजर सी है ना, उसका कहीं आप यूज करोगे आने वाले समय में। अभी तो आपने नहीं बताया, बट हो सकता हो आने वाले समय में आप इसका आउटपुट निकालने के टाइम पे इसका यूज करोगे। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन। अभी हमने इसकी मेमोरी में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करी है, तो गार्बेज डेटा आपको यहाँ पर
मिल सकता है। सो लेट मी चेक। अगर मैं एस वाई एस ओ करके सिर्फ सी को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? एरर आ रही है। क्या कह रहा है? वेरिएबल सी मे नॉट हैव बी इनिशियलाइज्ड। कि आपने मेमोरी में कोई वैल्यू नहीं रखी है, सो ये कहेगा इसमें कुछ इनिशियलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? जीरो। कि अब जो आपके पास मेमोरी इनिशियलाइज हो रही है दैट इज अ जीरो। तो ये बन गया इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर में सिर्फ आप वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेयर। कि हमने ये काम करना था, हमने ये काम कर दिया। तो डिक्लेरेशन हमारे पास हो गया है लाइक दिस वन, जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, जिसमें हम वैल्यू डिफाइन नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन। जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज करते, दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है कि यही मेमोरी में वैल्यू हमारे पास जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं जाएगी। सो आई एम नॉट यूजिंग द थर्ड वैल्यू। मैं यहाँ से डिफाइन कर दे रहा, उसको हटा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें स्वैपिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, सो व्हाट वी हैव द फर्स्ट प्रोसेस, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो मैंने यहाँ पे कर दिया ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज स्टेप नंबर वन। स्टेप वन। और साथ साथ एक चीज और देख लो, ये जो मैं डबल स्लैश लगाता जा रहा हूँ दिस इज अ सिंगल कमेंट। दो तीन तरीके के कमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, सिंगल कमेंट, मल्टीपल कमेंट। ठीक है, और डिक्लेरेशन कमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो दो ही तरीके के आपको कमेंट्स दिखाई देंगे। वन इज सिंगल लाइन, आपको ये नहीं डिस्प्ले कराना है, आप इसको हाइड कर दो, ये हाइड हो जाएगा, और जब आप आउटपुट देखोगे तो उसमें वो लाइन यहाँ पे शो नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन कमेंट। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कमेंट कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कमेंट, या कमेंट का यूज क्या होता है। तो कमेंट का यूज होता है जो डेटा आप यहाँ पे लिख रहे हो, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हो, आउटपुट में नहीं देखना चाहते हो, आप उसका यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो कमेंट का मतलब हो गया हाइड करना। तो कंपाइलर जब आपका कोड रन करेगा और इंटरप्रेटर जब आपका कोड रन करेगा ना, तो वो उस लाइन को रीड नहीं करेगा कि ठीक है हम इस लाइन को रीड नहीं करेंगे। सो अब जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे इनिशियलाइजेशन नाम का एक कीवर्ड लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कमेंट ना करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्योंकि जावा के फॉर्मेट में वो ये समझ ही नहीं पा रहा है इनिशियलाइजेशन नाम से है होता क्या है, वो तो ये समझ रहा है सिंटेक्स। तो ध्यान रखना कि जब भी आप काम करोगे, आपने यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर ये पूरा का पूरा कोड मुझे एक साथ नहीं चलाना है, तो शिफ्ट कंट्रोल और बैक स्लैश को अगर आप यूज करते हो, सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, स्लैश स्टार स्टार और स्लैश से क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ अनदर सेकंड स्टेप इज स्टेप नंबर टू। सो स्टेप नंबर टू हमारे पास क्या है? b is equals to a minus b. So I'm going to declare here b is equals to a minus b. ठीक है, so this is a second step. Now the step number three. Step number three. What we have, a is equals to a minus b. तो एक बार आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेना, देन फिर लिखते जाना a is equals to a minus b. नाउ अब आप इसको आउटपुट जो आपको डिस्प्ले कराना है इसको कॉपी करके यहाँ लिख दो आफ्टर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, बिफोर स्वैप हमारे पास वैल्यू थी ए इज टू 10, बी इज टू 20। आफ्टर स्वैप हमारे पास ए इज टू 20 और बी इज टू 10। तो कहीं पर भी मैंने थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया है किसी भी नाम से। तो ये इंटरव्यू का टॉप मोस्ट एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कहेंगे कि विद थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिक्लेरेशन यहाँ पे समझाना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशंस, तो आप छोटे छोटे कमेंट्स करके ऐसे समझा सकते हो स्टेप्स। तो इससे उनको क्लियर रहेगा अच्छा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसको भी आप यहाँ पे
सामने समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये स्टेप में मैंने ये किया, जैसे दिस इज अ मेन मेथड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेन मेथड। अब मेन मेथड क्या है? जहां से हमारा प्रोग्राम जावा में स्टार्ट होता है, द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द मेन मेथड। ठीक है। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड अ ब्लॉक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? क्लोजिंग ब्लॉक। ये हो गया क्लोजिंग ब्लॉक। ब्लॉक भी कहते हैं, स्कोप भी कहते हैं, और बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपने कभी, चलिए मैं यहाँ नहीं करता हूँ, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आप जावा पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी मेथड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? करली ब्रैकेट। तो ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट होते हैं। द फर्स्ट इज ओपनिंग एंड सेकंड वन इज क्लोजिंग। ठीक है, तो जब भी आप कोड करेंगे तो वो हमेशा लॉजिकल कोड किस में होगा? इनसाइड द करली ब्रैकेट होगा। इस करली ब्रैकेट के बीच में ही आपको सारा लॉजिकल कोड यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो जब आपने यहाँ पे सारा कोड लिख दिया, जब आपने इसके अंदर सारा काम कर दिया, काम करने का मतलब क्या है? जो लॉजिकल पार्ट आपको लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स कोड होता है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये मिसमैच ना हो जाए। तो कई बार आपने शायद बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ोगे या कभी आपने रिसर्च की होगी, तो आपको पता चलेगा कि इसको बोलते हैं मेथड बॉडी। दिस इज कॉल्ड अ मेथड बॉडी। तो मेथड बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्कोप भी बोल सकते हैं कि इसका स्कोप कितना है, या फिर इसको मेथड बॉडी या स्कोप, या लास्ट मैंने क्या बताया था आपको? क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी आप इसको बोल सकते हो, करली ब्रैकेट भी आप इसको बोल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करते हैं वो बोलते हैं मेथड बॉडी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्लास के बाद स्टार्ट कर रहे हो, आफ्टर क्लास करली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लास बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना दो हैं। फर्स्ट इज वी हैव अ क्लास बॉडी, सेकंड वी हैव अ मेथड बॉडी। तो क्लास बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। मेथड बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में ही काम होना है, इसके बाहर काम नहीं होना है। जो एक्चुअल लॉजिकल कोड हमेशा लिखा जाता है वो करली ब्रैकेट के बीच में ही लिखा जाता है, इससे बाहर नहीं लिखा जाता है डायरेक्टली। अगर लिखना है तो विद द हेल्प ऑफ मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्टेप। अब इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं जावा के अंदर, मैं कुछ एक्स्ट्रा तरीके भी आपको समझा दे रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरव्यू में बोला जा रहा है हाउ टू स्वैप यूजिंग और विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि आपको ये यूजर डिफाइन मेथड का यूज करके बनाना है। अब यूजर डिफाइन मेथड क्या होता है? तो यूजर हो गए आप कोई भी नाम लेके डिफाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसी पूरे कोड को यूजर डिफाइन मेथड के थ्रू भी बना सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यूजर डिफाइन मेथड कैसे बनेगा। तो सो यूजर डिफाइन मेथड में सबसे पहले आप मेन मेथड बना लो। मेन मेथड के बाहर आपको बना लो एक मेथड void स्वैप नाम से। और जितना भी ये आपने कोड लिखा है, ये एज इट इज कोड यहाँ से आप कट कर लो, या कॉपी कर लो, कट ना करो, कॉपी कर लो, और इसको एंड में यहाँ डाल लो स्वैप के अंदर। ठीक है। तो अब क्या हो गया? मेन मेथड में तो लिखा नहीं, जो कुछ भी लिखा आपने स्वैप के अंदर लिखा। तो जब आप अभी कोड को रन कराओगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने मेन मेथड को तो बताया ही नहीं है कि एक्चुअली में मैंने कोई एक यूजर डिफाइन मेथड भी बना रखा है। तो जब तक आप इसको नहीं बताओगे कि मैंने कोई यूजर डिफाइन मेथड बना रखा है, तब तक इसको कैसे पता चलेगा? So you have to declare inside the main method कि we have a one extra method, that is a user defined method. So this user defined method we can create according to the task. This is called a user defined
मेथड। सो आप यूजर आप कुछ भी ले सकते हो। स्वैप ले लिया, मैंने कहा नहीं यार स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल ले रहे तो मैं कर दूंगा विदाउट थर्ड वेरिएबल। मैंने ऐसे बना दिया। मैंने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल ऐसे बनाना चाहता हूँ। सो इट्स अप टू यू। क्या नहीं चलता है, आप यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल्स नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। दिस इज अ वैलिड प्रोसेस। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है सो यू कैन डिफाइन द लाइक दिस वन। ए कर सकते हो, A1 कर सकते हो, A_A कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते समझ में आ जाएंगी। इफ यू वांट टू लर्न द जावा टेक्नोलॉजी, अगर आप बहुत अच्छी जावा कर लेते हो देन फिर आपको काफी जगह इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प हो। ओके, सो नाउ इसको रन कैसे कराया जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ टू कॉन्सेप्ट, वन इज विद स्टैटिक, सेकंड वन इज विदाउट स्टैटिक। तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ विदाउट स्टैटिक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास का नाम, फिर ओबीजे डॉट। देखो स्वैप वाला मेथड आपको दूर से दिख जाएगा। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक कॉलिंग। क्यों? क्योंकि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, रन टाइम पे इसको मेमोरी मिलेगी। डायनेमिक क्यों बोला जा रहा है क्योंकि इसमें रन टाइम पे मेमोरी मिलेगी। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अनदर स्टेप्स, कि जब भी आप काम करोगे ना आपको हमेशा कुछ इसी तरीके के स्टेप्स यहाँ पे यूज करने हैं, जैसा आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपने जावा पढ़ी हुई है सो यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई हम डायनेमिक कॉलिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने रन टाइम पे मेमोरी इनिशियलाइज की हुई, जितनी मेमोरी मिलेगी रन टाइम पे मिलेगी, स्टैटिक डेटा हमने कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस कोड ऑल्सो, आप इसको भी रन कर सकते हो, सो यू कैन सी। तो ये क्या कर रहा है, आपका क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि एक रेफरेंस नेम इज इक्वल टू न्यू मेमोरी चाहिए, फिर क्लास का नाम हो गया, एक्चुअली दिस इज नॉट ए क्लास नेम, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर नेम। इसको भी थोड़ा सा मैं एक पर्टिकुलर क्लास लेके डिफाइन कर दूंगा कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है सो डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज अ टू कॉन्सेप्ट, मैं अभी दो ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी करने के लिए तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, आप उसके थ्रू कैसे करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू कैसे करोगे, इंटरफेस इसको कैसे यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको यही पूरा कोड एरे में बनाना है तो क्या हम एरे का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कोई काम हम लूप के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके के स्टेप्स आप आते हैं। तो जब हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हम उनके अंदर भी इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसका बस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो आप यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। सो टुडे इज अ डे 4। ठीक है, ये जो डे 4 है आज हमारा, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कैसे हम लोग स्वैपिंग का कोड कर सकते हैं। और डे 4 हम लोग सीरीज क्या चला रहे हैं, जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, सो दिस इज अ सीरीज। इस सीरीज पे हम लोग काम करें, कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एंड आंसर आपको दे पाऊँ, ताकि आप लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाए, एक अच्छा स्टेप्स मिल जाएंगे तो आप जल्दी से इंटरव्यू अपने क्रैक कर सकते हो। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच, वी विल कनेक्ट द नेक्स्ट वीडियो। कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं। आई थिंक द नेक्स्ट वीडियो इज हाउ टू फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, तो मैं फैक्टोरियल का भी इम्प्लीमेंटेशन आपको बता दूंगा कि उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक कोडिंग या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इजी वे में कि कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसको भी हम लोग फिर डिस्कशन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक्डइन पे मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी कैन कनेक्ट फिर द नेक्स्ट वीडियो।